केरल अब आधिकारिक तौर पर केरलम बनने की राह पर है। ये सिर्फ नाम में एक अक्षर का बदलाव नहीं है, बल्कि ये एक कहानी है, एक राज्य की जो अपनी सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को फिर से हासिल कर रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस बदलाव का असली मतलब क्या है। क्या इससे ज़मीनी हकीकत में कुछ बदलता है, या इसके पीछे गहरे सांस्कृतिक और राजनीतिक मायने छिपे हैं? आइए इस पूरी प्रक्रिया और इसके हर पहलू को गहराई से समझते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े फैसले की जिसने इस पूरे बदलाव को हरी झंडी दिखाई। तारीख थी 24 फरवरी 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ये एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि ये मांग सालों से चली आ रही थी। तो सवाल ये है कि इस बदलाव की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? मतलब केरल से केरलम क्यों? देखिए, इसके केंद्र में दो नाम हैं। एक है केरल, वो नाम जो हमारे संविधान में दर्ज है और जिसे हम अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा है केरलम, जो मलयालम भाषा में उस राज्य का असली और पारंपरिक नाम है। तो ये पूरी कोशिश अपनी भाषाई पहचान को आधिकारिक तौर पर स्थापित करने की है। और ये कोई नई मांग नहीं है। 24 जून 2024 को केरल विधानसभा ने एकमत होकर एक प्रस्ताव पास किया और केंद्र सरकार से ये बदलाव करने की अपील की। असल में इस मांग की जड़ें ऐक्य केरल आंदोलन तक जाती है, जो मलयालम बोलने वाले सभी इलाकों को एक साथ लाने के लिए किया गया एक ऐतिहासिक आंदोलन था। तो किसी राज्य का नाम बदलना क्या इतना आसान है? नहीं, इसकी एक तय संवैधानिक प्रक्रिया है, और ये थोड़ी जटिल भी है। इस पूरी प्रक्रिया का आधार है हमारे संविधान का अनुच्छेद 3। ये आर्टिकल भारतीय संसद को ये अधिकार देता है कि वो किसी भी राज्य का नाम, उसकी सीमा या उसका क्षेत्र बदल सकती है। मतलब आखिरी फैसला लेने की शक्ति संसद के ही हाथ में है। तो ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? देखिए, सबसे पहले राज्य की विधानसभा एक प्रस्ताव पास करती है। फिर वो प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास जाता है, जहां उसे मंजूरी मिलती है। इसके बाद राष्ट्रपति उस बिल को वापस राज्य के विधानमंडल को उनके विचार जानने के लिए भेजते हैं, और जब ये सब हो जाता है तब बिल को संसद के दोनों सदनों में पास करवाना होता है। आखिरी स्टेप होता है संविधान की पहली अनुसूची में बदलाव करना, जहां सभी राज्यों के नाम लिस्टेड है। चलिए, प्रक्रिया तो समझ ली, लेकिन इस फैसले का असल दुनिया पर, राजनीति पर और आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? राजनीतिक तौर पर इस पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं। एक तरफ केरल में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सबने इसका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसे लोगों की इच्छा का सम्मान बताया। तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि जब उनके राज्य का नाम बांग्ला करने का अनुरोध पेंडिंग है, तो सिर्फ केरल के प्रस्ताव को ही मंजूरी क्यों दी गई? तो एक आम नागरिक के लिए क्या बदलेगा? देखिए, व्यवहारिक रूप से ये बदलाव ज्यादातर प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक है। हाँ, ये सच है कि सभी सरकारी दस्तावेजों, साइन बोर्ड्स और डिजिटल रिकॉर्ड्स को अपडेट करने में काफ़ी समय और पैसा लगेगा। लेकिन आम लोगों को अपने पासपोर्ट या आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों में तुरंत कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं होगी। वैसे केरलम का ये मामला कोई अकेला या अनोखा नहीं है। ये भारत में चल रहे एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है। आज़ादी के बाद से ही भारत में शहरों और राज्यों के औपनिवेशिक नामों को बदलने का एक लंबा इतिहास रहा है। बॉम्बे का मुंबई बनना हो, उड़ीसा का उड़ीसा या फिर बेंगलोर का बेंगलुरु, ये सभी बदलाव अपनी सांस्कृतिक और भाषाई जड़ों की ओर लौटने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा रहे हैं। तो अंत में ये पूरा मुद्दा हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या किसी राज्य का नाम बदलना अपनी खोई हुई सांस्कृतिक विरासत को फिर से पाना है, या ये महज एक प्रतीकात्मक राजनीति है जिसका असल मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है? इसका कोई सीधा या आसान जवाब नहीं है, लेकिन इस सवाल का जवाब इस बात में छिपा है कि एक फेडरल डेमोक्रेसी में हम पहचान, भाषा और विरासत को कितनी अहमियत देते हैं और उन्हें कैसे परिभाषित करते हैं। और यही वो सवाल है जो इस पूरी बहस के केंद्र में है।